So Kirchhoff's law we have already studied. Now this is one of the applications of Kirchhoff's law. Wheatstone's bridge. Kirchhoff's law किस काम आते हैं? नेटवर्क इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज उसी का एक एप्लीकेशन है जो नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा इजी टूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज गेहूं और पत्थर का बना हुआ ब्रिज, गेहूं और पत्थर का बना हुआ ब्रिज, या गेहूं में इतना पत्थर निकला उसको घर के पीछे फेंका उससे एक ब्रिज बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में बात करता है। कैसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा? देयर विल बी 4 रजिस्टर्स और उन 4 रजिस्टर्स को अगर हम एक रोम्बस के शेप में कनेक्ट कर लें, ठीक है, और ये सपोज इसके कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी, एक डायगोनल के क्रॉस सेल कनेक्ट करें, ये स्विच है, एक डायगोनल के क्रॉस सेल कनेक्ट किया एसी डायगोनल के क्रॉस, और दूसरा वाला जो डायगोनल है उसमें अगर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट का डायरेक्शन हमें बता सकता है कि करंट किधर से किधर जा रहा है और कितना जा रहा है वो भी बता सकता है। ठीक है, बट दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। पहला नेटवर्क बना लिया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज ये बन गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको हम बैलेंस्ड कब कहेंगे? Balanced Wheatstone bridge. The bridge is called balanced when there is no potential difference between the points B and D. No potential difference. यानी वो वाला डायगोनल जिसमें सेल कनेक्टेड नहीं है, उस डायगोनल के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है और डायगोनल के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाता है, ऐसा कह लो, और no current flows through the diagonal. डायगोनल BD में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो किसी भी तरह से इस बात को कहा जा सकता है। सो बात समझ में आई? द ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायगोनल वेयर द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इज 0, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब जितना B पर पोटेंशियल है उतना ही D पर है। VB इज इक्वल टू VD, एंड इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज ऑल्सो, नो फ्लो ऑफ करंट, बिकॉज चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट मीन्स देयर हैज टू बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या तो ऐसा कहो, या कहो कि बी और डी पर पोटेंशियल सेम है, या कहो कि यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सभी बातों का एक ही मतलब है। इन दिस कंडीशन दिस ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड। और ये होता कब है? व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन द रेजिस्टर R1, R2, R3, R4, okay, when the ratio of R1 and R2 is equal to ratio of R3 and R4। जब ऐसा होता है, यानी कि जो एडजेसेंट साइड वाले रजिस्टर्स हैं उनका रेशियो बाकी दो एडजेसेंट साइड्स वाले रजिस्टर्स हैं उनके रेशियो के बराबर हो जाता है। चाहे तो R1 R2 ले लो और R3 R4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4, मतलब इनको R1 by R3 या R2 by R4 भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ये मिल जाएगा, एक ही बात है। तो कोई दो एडजेसेंट साइड्स के रजिस्टर्स का रेशियो बाकी दो एडजेसेंट साइड्स के रजिस्टर्स के रेशियो के बराबर होगा, तो ये ब्रिज हो जाएगा बैलेंस। और जब बैलेंस हो जाएगा हमें पता कैसे चलेगा? इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। वो कैसे पता चलेगा? गैल्वेनोमीटर को देखकर। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ना तो राइट में जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा, इट विल रिमेन एट द 0 पोजिशन। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, और कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस ब्रांच। बी और डी के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को
हम डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, उसमें किरचॉफ्स लॉ का यूज होगा। तो किरचॉफ्स लॉ यूज करने के लिए जैसे कल हमने पढ़ा था, दो लॉज होते हैं, जंक्शन लॉ एंड सेकेंड लॉ जो था जिसको लूप लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो लूप लॉ यूज करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा करंट डिवीजन। Suppose I current starts from the cell, it reaches at point A, then at point A it is divided as I1 and I2, ऐसे डिवाइड हो गया। Then I1 current reaches at point B, यहाँ पर फिर करंट डिवीजन हुआ, इस डायरेक्शन में मान लो IG करंट गया गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो इधर कितना करंट बचा, I1 माइनस IG। ठीक है, I1 माइनस IG इधर आया, IG इधर आया, इधर से I2 आया, I2 और IG दोनों ऐड हो गए और इस तरफ आ गए। कितना हो गया, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG एंड I1 माइनस IG, ये दोनों C पॉइंट पे पहुंचे, वहां जाके ऐड हो गए। तो फिर क्या करंट इधर मिला, देखो क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 एंड I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, क्योंकि I से ही I1 और I2 बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, I1 प्लस I2 और I। सेल से जितना करंट निकला है उतना ही वापस आना चाहिए। अगर आया मतलब करंट डिवीजन हमारा सही है, नहीं आया मतलब करंट डिवीजन में कुछ गलती हमने कर दी। ठीक है, तो ये हो गया करंट डिवीजन। नाउ वी विल यूज किरचॉफ्स सेकंड लॉ फॉर दीज टू लूप्स। कितने लूप यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस नेटवर्क में, हाउ मेनी लूप्स आर देयर, क्लोज्ड लूप्स कितने हैं, A B D A, B C D B, A B C D A, ये वाला, ये वाला, बहुत सारे। बट हमें वाइजली चूज करना है विच लूप इज टू बी यूज फॉर राइटिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये दो लूप्स लेंगे, ABDA और BCDB। फिर क्या करते हैं, अगला काम कल पढ़ा था ना क्लास में, नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, हम करंट का एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन चूज करते हैं। उस डायरेक्शन में अगर करंट है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, उसके अगेंस्ट है तो उसको नेगेटिव लेंगे। एंड द सेल विच सपोर्ट्स आवर चूजन डायरेक्शन, उसका EMF पॉजिटिव लिया जाएगा, एंड द सेल हुज EMF अपोजेस आवर चूजन डायरेक्शन, उसका EMF नेगेटिव लिया जाएगा। ये सब कल डिस्कस हो चुका है, दोबारा से देखना उस वीडियो को। तो सपोज हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ठीक है, तो इस वाले लूप में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे। एक लूप में जो लिया है सब में वही लेना है। तो क्लोज्ड लूप ABDA के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, फॉर क्लोज्ड लूप ABDA कैसे लिखेंगे, सिग्मा EMF इज इक्वल टू सिग्मा IR। ठीक है, इस लूप में कोई EMF का सोर्स है क्या, ABDA में कोई भी नहीं है। तो जो हमारी इक्वेशन होती है सेकंड लॉ के लिए, सिग्मा EMF इक्वल टू सिग्मा IR, तो सिग्मा EMF तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इस लूप में कोई भी EMF सोर्स नहीं है। नाउ हाउ टू राइट IR, हम इसमें देखेंगे कि कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, वन बाय वन उस रेजिस्टर को और उसमें पास होने वाले करंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है R1, R1 में करंट है I1। नाउ डायरेक्शन देखना है, हमारा चूजन डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ऐसे करंट जाना चाहिए हमारे चूजन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और ऐसे जा भी रहा है R1 में। तो I1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव, देन वी विल गेट I1 R1। देन रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच, सपोज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG। ठीक है, तो RG से जो करंट जा रहा है दैट इज IG। नाउ वी विल सी द डायरेक्शन, हमारे चूजन डायरेक्शन, आर्बिट्ररली चूजन डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। सो यस इट इज गोइंग, IG इज इन द डायरेक्शन which we have chosen as positive। देखो एंटी सॉरी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया ना, तो IG भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है हमारे चूजन डायरेक्शन में, देन IG will also be positive, IG RG। Now the third resistor in this loop is R3 and current is I2, but the direction is not in support of our arbitrarily chosen one. So we will write it minus I2 R3। ये हमारी सिग्मा EMF इक्वल टू सिग्मा IR इक्वेशन होगी। ठीक है, नंबर 1 लिख लेते हैं। और दूसरा जो लूप हमने सेलेक्ट कर लिया BCDB, क्लोज्ड लूप BCDB फॉर
closed loop B, C, D, B. Sigma EMF. How many EMF sources you see in this loop? B, C, D, D? Zero. No EMF is there. कोई EMF का EMF मतलब क्या होता है? सेल और बैटरी. यहाँ पर कोई सेल या बैटरी नहीं है इस लूप में. So sigma EMF again is zero for this loop also. Now sigma IR, one by one the resistance and the current passing through it will be taken. Now first of all you can say R2 is there. So what is the current passing through R2? This is I1 minus IG. Is it in the arbitrarily chosen direction or not? It is. So it will be taken as positive. So I1 minus Ig into R2. R2 is the resistance. Now the second resistance is R4 and current passing through it is I2 plus Ig, but it is in the opposite direction of our arbitrarily chosen positive. So it will be negative minus I2 प्लस आई जी इंटू आर फोर. और कोई रेजिस्टर है इस सर्किट में, इस क्लोज लूप में, और एक है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, वो है आर जी. उसमें से करंट कितना जा रहा है? आई जी. बट आई जी इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आवर चूजन पॉजिटिव, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो इट विल बी हाउ मच? आई जी आर जी. ठीक है, समझ आ गया? नेगेटिव दिया. So sigma EMF is equal to sigma IR, equation 2b हो गया. ठीक है. Now what happens when the bridge is balanced? When the bridge is balanced, no current passes through the diagonal BD, or you can say IG becomes zero. Is it clear? How do we know that the bridge is balanced? गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और इसका मतलब होगा यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं है, मतलब बी और डी के बीच देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज इट इज सिमिलर टू द फ्लो ऑफ वाटर. इफ देयर इज नो डिफरेंस इन हाइट देन हाउ वाटर विल फ्लो? वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट. कभी भी प्लेन एरिया में भरा हुआ पानी फ्लो नहीं होता है. किधर से किधर जाता है? पहाड़ से समुद्र की तरफ जाता है. प्लेन एरिया में फ्लो नहीं होता, पानी रुका रहता है. तो सिमिलर टू दैट केस, water flows from higher point to lower point. Similarly, current, or you can say charge per unit time, flows from higher potential to lower potential. तो यहाँ करंट फ्लो नहीं है बी और डी के बीच में. इट मीन्स बी और डी पे दोनों का पोटेंशियल सेम है. देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर? तो हम इस कंडीशन को यहाँ यूज कर लेंगे. फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस्ड आई जी हैज टू बी जीरो. जहां जहां आई जी है वो सब हो जाएगा जीरो. So if the bridge is balanced, then what happens? If the bridge is balanced, then what happens? Ig becomes zero. Now these equations 1 and 2 will also get modified if we substitute Ig 0. इधर क्या मिल जाएगा? I1 R1 minus I2 R3 from equations 1 and 2. What do we get? I1 R1 minus I2 R3 equal to 0. Add this equation. Here also Ig is 0. Then I1 R2 minus I2 R4. This term will be 0. So what do we get? I1 R2 minus I2 R4 equal to 0. ठीक है? ठीक है ना? हाँ हाँ, क्या डाउट है? पहले से ही 0 था. हाँ, इसमें डाउट क्या है? इक्वेशन है, किसी को भी किधर भी लिखना क्या फर्क पड़ता है? या फिर लिखना पड़ेगा ऑन चेंजिंग द साइड्स? नहीं लिखना है ना, तो बच्चों की क्लास में लिखते हैं. तो अभी ऐसे हो गया. अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं कि नहीं? या लिखना पड़ेगा? ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है. नाउ व्हाट डू वी डू? वी विल डिवाइड दीज इक्वेशंस. डिवाइड कर देने से क्या होगा?
I1 डिवाइड हो जाएगा और इधर I2 डिवाइड हो जाएगा. So on dividing 3 and 4, what do we get? R1 by R2 is equal to R3 by R4. तो ये हमने बैलेंस्ड फ्री डिस्टेंस ब्रिज के लिए रेजिस्टेंसेस का रेशियो वाली जो कंडीशन थी उसको डिराइव कर लिया. ठीक है, एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है. 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ फ्री डिस्टेंस ब्रिज? ये जो बैलेंस कंडीशन है इसका यूज क्या है? तो एक तो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो तो बहुत ही कॉमन यूज है. जैसे हमने सपोज एक बना लिया, एक 4 रेजिस्टर्स का सर्किट. ठीक है, ऐसे पूरा बना लिया और यहाँ एक रेजिस्टर लगा दिया, यहाँ जो भी वोल्टेज है सपोज 2 वोल्ट. नाउ दिस R1 R2 R3 इनके वैल्यूज हैं सपोज 2 4 3 6 और यहाँ पे मान लो है 5. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें काम आता है फ्री डिस्टेंस ब्रिज की बैलेंस कंडीशन. सपोज दीज 2 पॉइंट्स आर A एंड B. ठीक है, जैसे हमने कल किया था, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पढ़ा था ना. If the resistors are in series, then you simply add them R1 plus R2 plus R3. And if they are in parallel, then what do? First we take reciprocal of all the resistors, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. And फिर लास्ट में जो आया फिर उसको एक बार और रेसिप्रोकल करते हैं. तो 10th क्लास में भी पढ़ा था, when the resistors are in parallel, then 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये पढ़ा था ना. तो अब जैसे ये सर्किट तुम्हारे सामने है, नेटवर्क है, इसमें तुम कैसे पहचानोगे विच आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल? तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये बैलेंस कंडीशन ऑफ फ्री डिस्टेंस ब्रिज कैन बी यूज्ड. तो यहाँ पे जब तुम्हें दिखाई दे रोम्बस, देन यू कैन गेस दैट इट्स अ फ्री डिस्टेंस ब्रिज. जहाँ भी रोम्बस दिखे, डायगोनल में कोई रेजिस्टेंस दिखाई दिया, तो तुम गेस कर सकते हो कि ये फ्री डिस्टेंस ब्रिज है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट. पहले हमें ये चेक करना है बैलेंस है कि नहीं. कैसे चेक होगा? वो जो अभी कंडीशन आई थी R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, फ्रॉम दैट कंडीशन यू कैन चेक वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट. क्योंकि जब R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 होगा तो उस डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, तो चेक करो R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 है या नहीं है. सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4. 2 by 3 इज इक्वल टू 4 by 6. इक्वल है कि नहीं? तो रेशियो इज द सेम. और यू कैन से लाइक दिस 2 by 4 इज इक्वल टू 3 by 6. इधर 2 by 4 मीन्स 1 by 2, 3 by 6 मीन्स ऑल्सो 1 by 2. सो 1 by 2 इधर रेशियो है, इधर है, और 1 by 2 इधर भी है. मीन्स द ब्रिज इज बैलेंस. तो अगर ब्रिज बैलेंस है तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं. जब यहाँ कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएं या ना लगाएं, इट डजंट मैटर, कोई फायदा ही नहीं है. तो दिस रेजिस्टेंस कैन बी ओमिटेड. इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. नाउ वी कैन सी क्लियरली विच रेजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड विच वन आर इन पैरेलल. सीरीज कैसे पता चलता है? अगर एक ही रास्ता है करंट जाने का देन इट इज सीरीज, और अगर करंट डिवाइड हो जाता है देन इट इज पैरेलल. तो यहाँ से अगर करंट आएगा ए से, इधर करंट जाएगा, इधर जाएगा. यहाँ तो डिवीजन हो रहा है. सपोज इधर गया I1, इधर गया I2. I1 के लिए एक ही रास्ता है. ठीक है, इट मीन्स 2 and 4 आर इन सीरीज, और इधर I2 के लिए एक ही रास्ता है, 3 and 6 आर इन सीरीज. बट दीज 2 ब्रांचेस आर इन पैरेलल टू ईच अदर. इधर 2 और 4 का सीरीज निकालेंगे, कितना आएगा? सीरीज में तो सिंपली ऐड करते हैं ना, 6 हो गया और इधर 9. तो ऊपर का यहाँ पे अगर एक डॉटेड लाइन इमेजिन कर लो, डॉटेड लाइन के ऊपर 6 और नीचे 9, वो आपस में पैरेलल है. ठीक है, तो फिर 6 और 9 का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर लेंगे. तो 6 और 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 3 × 6 by 3 + 6, सॉरी 9 था,
3 × 9 / 3 + 9, ठीक है। R1 R2/R1 + R2, तो कितना आ जाएगा 27, और ये 12, 27/12 रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल था ना। रेसिप्रोकल के लिए फार्मूला ये वाला है ना, 1/R1 + 1/R2। तो अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो R डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। दो रेजिस्टेंस है तो ये इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो। आएगा तो यही, पहले ऐड करोगे फिर रेसिप्रोकल करोगे, यही आएगा ना। तो दो रेजिस्टर्स के लिए डायरेक्ट याद कर लो, इतना आएगा पैरेलल में। और क्या होता है, अगर आर 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 पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका कितना हो जाएगा R/3। कैसे, 1/R + 1/R + 1/R इक्वल टू क्या है 3/R। फिर उसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया R/3। इसको याद कर लो, ये ट्रिक्स हैं जल्दी सॉल्व करने के लिए, समझ आया। 10 लगे हो तो R/10। हमेशा याद रखो, पैरेलल में जब भी कनेक्ट करेंगे देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, सीरीज में करेंगे देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अगर 3 रेजिस्टर सीरीज में लगे होते तो कितना हो जाता, R + R + R यानी 3R। तो R का 3 गुना हो गया ना, इंक्रीज हो गया। और अगर पैरेलल में लगे तो कितना आ गया R/3, घट गया। दो लगे होंगे तो, दो रेजिस्टर अगर सीरीज में तो कितना होगा, सीरीज में 2R, और पैरेलल में लगे होंगे तो R/2। समझ गए। n नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज में लगे तो क्या होगा NR, n टाइम्स R, और पैरेलल में है तो R/n, R/n रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा R/n। समझ में आया। तो ये ट्रिक्स याद कर लेने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जल्दी से। और एक ट्रिक है, अगर R और 2R का सीरीज करेंगे तो ऑब्वियसली 3R आएगा। अगर इनका पैरेलल करोगे तो क्या आ जाएगा, R और 2R का। मान लो 5 और 10 लगे तो उनका पैरेलल क्या हो जाएगा, ये ट्रिक्स याद कर लो तो हो जाएगा 2R/3। देखो करके, R और 2R का पैरेलल करो तो जल्दी से करो, बहुत सिंपल है ना, इससे कर लो। R और 2R का पैरेलल, दो रजिस्टर हो तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इजी है, बट हम चाहते हैं एक बार करके देखो। तो क्या आएगा 2R² / 3R, R का एक पार्ट डिवाइड हो गया, क्या है 2R/3। तो ऐसे ही R और 2R की बजाय अगर हम तुमसे कहें कि 5 और 10 ओम के दो रजिस्टर लगे इन पैरेलल, तो तुरंत बता सकते हो कितना आएगा 5 और 10 पैरेलल। सीरीज में तो इजी है, 5 और 10 15 हो गया। पैरेलल में करना है तो क्या होगा, ये अभी तुमने सीखा ना फार्मूला 2R/3, तो कितना हो जाएगा 10/3। अगर हमने बोला 5 और 10 तो R मतलब हो गया 5, 2R मतलब हो गया 10, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो गया 10/3। जो डबल वाला होगा उसका 1/3। 20 और 40 पैरेलल में लगाओगे तो क्या आएगा 40/3। 50 और 100 पैरेलल में तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी नंबर थे, डिफिकल्ट वाला कर लेते। मान लो एक रेजिस्टेंस है 13 ओम का और एक है 26 ओम का, तो पैरेलल करोगे क्या आएगा 26/3, क्योंकि 13 का डबल होता है 26। समझ आया। तो ऐसे याद करने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा कभी कभी। तो नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक्स हमारे काम आते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें और भी बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, खाली डायग्राम देख के तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, बट वो प्रैक्टिस से आएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज भी यूज कर सकते हैं, जहाँ भी तुम्हें रोम्बस जैसा दिखाई दे, 4 रेजिस्टर्स का नेटवर्क दिखे, बीच में डायगोनल दिखे, तो समझ जाना कि वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। और वो बैलेंस्ड है कि नहीं ये एक अलग बात है। जैसे कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बना था, इसमें हमने रेजिस्टर्स लिखे थे 2 4 3 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ कुछ चेंज कर देंगे, छोटा सा चेंज। ठीक है, इधर 5 है। अब इसमें हम ये काम नहीं कर सकते जो हमने यहाँ किया था। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 6/4। देखो
2/3 इक्वल टू करोगे तो क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। आ रहा है 3/2। तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि 5 को हटा दो और इसको सीरीज करके बाद में पैरेलल कर लो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें 5 में भी करंट जाएगा, बिकॉज द ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, स्टिल इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस होगा मीन्स ratio of these two sides will be equal to ratio of these two sides, and this diagonal will become useless, so it can be removed. That will happen in balanced condition. But here जल्दबाजी में, हड़बड़ी में क्या होता है, 2 6 है, इधर 3 4 है, या इधर देखा 2 3, इधर देखा 6 4। जानबूझ के एग्जाम में ऐसे नंबर दिए जाते हैं, जल्दी से कंफ्यूज हो रहा है, इधर 2/3 आ रहा है, इधर 3/2 आ रहा है, बट हड़बड़ी में क्या कर देंगे, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दिमाग में सबसे पहले आता है इट हैज टू बी बैलेंस, बैलेंस तो होगा ही, बस चेक भी नहीं किया कि बैलेंस है कि नहीं, बस इसको रिमूव किया और फटाफट आंसर निकाल दिया और हंसते हंसते घर आ गए। घर आके फिर आंसर चेक किया तो गलत हो गया। ठीक है, तो कई बार होता है ना, हमें आंसर आता है, कैलकुलेशन सब आता है, बट फिर भी गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो ऐसे ही गलत हो जाता है।